कहा जाता है कि जो तमिलनाडु की थेवर जाति है, जो कि एक मजबूत ओबीसी जाति है, वो दलितों को अपना स्लेव बना के रखती है। कुछ आगे आपका सीएम बन रहा है, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हैं, फिर भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उन जातियों को मिलना चाहिए जिनके खिलाफ अपराध ज्यादा हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर, या फिर नॉर्मली एनसीआरबी का आप आंकड़ा निकलवाइए, या तो फिर जाति आधारित आंकड़े हों कि किस जाति के खिलाफ कितना अपराध हुआ है, उस जाति को प्रोटेक्शन दे दीजिए। क्योंकि जैसे उसका जिक्र करेंगे, इससे उनकी जो ये पूरी थियरी है वो पूरी भरभरा करके गिर जाएगी। असल में उनको भी इस बात का पता है ना कि हमारे पास संख्या है, आबादी है, हम 100 लोग थाने पर चढ़ जाएंगे। देश में जनमत तैयार करने वाला बेसिकली जो तबका है वो सवर्ण तबका है, उसी को आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। इकोनॉमिक प्रिज्म से आप देखेंगे, आर्थिक नजरिए से, तो वो आपको मध्य वर्ग नजर आएगा, वही मध्य वर्ग। उसी ने मोदी के लिए माहौल बनाया और उनको महामानव और अमृतकाल लगाया। अब लेकिन पॉलिटिकल पावर उसके पास है नहीं, तो वो बेचैन है। देखिए, उत्तर भारत में यादव और कुर्मी मुख्य रूप से, और भी हैं। पूर्वी भारत में महतो और कुर्मी, पश्चिम में चले जाएं तो मराठा, धनगर, माली, और साउथ में वोकालिंगा, लिंगायत, थेवर, ये बहुत मजबूत ओबीसी जातियां हैं। ये ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही विभेद करता है या ठाकुर ही विभेद करता है, उतना ही विभेद यादव करता होगा या अन्य ओबीसी करते हैं अपने नीचे वाली कास्टों से। और यही वजह है कि राहुल गांधी के दबाव में कि तेलंगाना की सरकार जो है रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आई। तो ओबीसी के साथ जातिगत विभेद नहीं होता है। उसमें ये पता चला कि जो ज्यादातर अपराधी थे जिन्होंने ये क्राइम किया था वो ओबीसी ग्रुप से आते थे, खासकर जाट, गुज्जर, बनियार और यादव, इन सारे समुदायों से थे। इस समाज का जो 70-80% जो चंक है, आप उसको स्वीपिंग राइट दे रहे हैं, वो एक तरफा मनमाने तरीके से इसमें काम करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही ओबीसी के बारे में बात करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जैसे ही कांग्रेस ने पिच तैयार की संविधान सम्मेलन की, वैसे ही बीजेपी ने ओबीसी को डाल दिया बिल्कुल प्राइमरी रूट पे, जहां पे जड़ है, जड़ में ही ओबीसी को डाल दिया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त और देश के जाने माने जर्नलिस्ट विश्वदीपक। विश्वदीपक, स्वागत है आपका। थैंक यू। हाँ विश्वदीपक, हमने देखा कि पिछले दिनों यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जारी की है और इसको लेकर के काफी विवाद हो गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इसी किस्म के रेगुलेशन 2012 में भी आए थे, बस उसमें ओबीसी इन्वॉल्व नहीं था। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी भी ले लिए हैं, अलोंग विद माइनॉरिटी ग्रुप्स, डिसेबिलिटी एंड वुमेन। तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इसके 2-3 वजह हैं जो मुझे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पुश बैक जिसको आप कह सकते हैं, इसको मैं पर्सनली बीजेपी के इंटरनल फ्यूड के रूप में देखता हूँ। बीजेपी के अंदर का जो अंतर कलह है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि इस देश का सत्ताधारी दल है, जो पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता में है और अलग अलग राज्यों में, तकरीबन 20 से अधिक राज्यों में पिछले 20 से 25 सालों से सत्ता में है। तो एक लंबा समय हो गया जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में रह चुकी है। अब उसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं पावर पॉलिटिक्स में, सत्ता की राजनीति में। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि एक दौर था, और आपको भी याद होगा, कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहा जाता था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो जेनेसिस है, जो उत्पत्ति है, वो ब्राह्मण और बनियाओं के द्वारा की गई है। तो एक दौर था जब इस पार्टी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। वो पार्टी जिसकी उम्र 45 साल है, अभी 1981 में या मेरे ख्याल से 80 में बनी है पार्टी ये। वो पार्टी 45 साल में इस देश में से कई ऐसे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, जहां पे पिछले 30 सालों से सत्ता में है और केंद्र में तो 11 सालों से है। तो मैं निजी तौर पर इस पुशबैक को, ये जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो इक्विटी, उसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है उस बिल का, उसके अगेंस्ट जो ये कैंपेन चल रही है, इसको मैं एक इंटरनल बीजेपी के अंतर कलह के आलोक में देखता हूं। और ये बीजेपी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉयल सपोर्ट बेस था, जिसको हम सवर्ण कहते हैं, कंबाइन करके, जिसमें कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, तमाम जातियां आती हैं, मिड रेंज की भी और टॉप लेवल की भी जातियां, जो कि बीजेपी का, मोदी का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस रहा है उनके बीच में। और बीजेपी की जो करंट लीडरशिप है या जो उसकी करंट पॉलिटिक्स है, उनके बीच के अंतरकलह के रूप में देखता हूं। तो एक तो इसका ये कारण है जो बीजेपी का इसका अंतरकलह है।
ओके। दूसरा कारण इसका यह है कि हमारे समाज में इस बात को स्वीकार करने में कोई मतलब झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमारा समाज बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। हम आदतन स्वभाव से, जन्मजात परंपरा से, अपनी सदियों से, हजारों सालों से हम लोग इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है करने के हमारे हमारे जीन्स में, हमारे संस्कार में शामिल है। तो जब इसको कोई धक्का देता है, इसमें चोट पहुंचती है, तो निश्चित उसका जो है हम लोग प्रतिकार करते हैं, स्वभावतः करते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल, यहाँ पे एक चीज ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही विभेद करता है या ठाकुर ही विभेद करता है। उतना ही विभेद यादव करता होगा या अन्य ओबीसी करते हैं अपने नीचे वाली कास्टों से, क्योंकि कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हैं। उतना ही विभेद एससी करता है जो अपने नीचे की उसकी एससी की जातियां हैं, और उतना ही पक्षपात, विभेद और घृणा जो है एसटी करता है जो उसके नीचे की एसटी होते हैं। ये जो हायरार्की है और ये जो विभेद का जो स्तरीकरण है, ये भारतीय समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो जब इसको, इस स्ट्रक्चर को कोई झंझोड़ता है, तो उसमें हमें दर्द होता है, हम जो है हिल जाते हैं और रिएक्ट करते हैं। दूसरा कारण इसका ये है। और तीसरा कारण ये है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर मुखर तरीके से बोलती रही रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद से ही। इस देश में संस्थाओं में, खासतौर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और यही वजह है कि राहुल गांधी के दबाव में कि तेलंगाना की सरकार जो है रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आई। तो कहीं उस रोहित वेमुला एक्ट की वजह से जो है ये सारा का सारा जो चंक है, एक बड़ा चंक है, वो भी कांग्रेस की तरफ माइग्रेट ना कर जाए। और राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के असर्टिव रहे हैं, तो ये बड़ा तबका कहीं राहुल कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, इसको रोकने के लिए बीजेपी ने प्रीएम्प्टिव तरीके से एक उसमें स्लैश करके ओबीसी डाल दिया, जबकि पहले उसमें ओबीसी नहीं था। तो इसका एक तीसरा कारण मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी के या बीजेपी की जो इनसिक्योर पॉलिटिक्स कह सकते हैं उसके तौर पे मैं देखता हूँ। तो ये मोटे तौर पे इसके ये है, और भी बहुत सारी वजह हैं, पर मोटा मोटा ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन बड़ी और प्रमुख वजह यही है। अच्छा, जो बात मैं करना चाह रहा था विश्वदीपक, वो ये कि यूजीसी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की, और उसी के आलोक में सारी बात है यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको बनाने की बात की। अच्छा, एससी और एसटी को लेकर के कोई आज की बात नहीं, पिछले 75 सालों से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, संवैधानिक प्रोटेक्शन है, और उनको यूजीसी में प्रोटेक्शन था 2012 के रेगुलेशंस में, ऑल्दो वो सलाहकारी ज्यादा थे और उनका जो इम्पोजिशन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब इम्पोजिशन स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ओबीसी, जब आप इसमें ओबीसी को रखते हैं, तब ये सवाल उठता है कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, कांचा लैया साहब की किताब है व्हाई आई एम नॉट हिंदू। अगर मैं आपको उसका एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाऊं एक, उसमें वो कहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग कोई एक समान समुदाय नहीं है। कुछ प्रभुत्वशाली किसान जातियां राजनीति, शिक्षा और संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं, जबकि कारीगर और सेवा आधारित ओबीसी जातियां पीछे छूट जाती हैं। एक और बात वो, और एक जो बहुत अहम बात वो कहते हैं वो ये है कि बैकवर्ड कास्ट एलिट्स ऑफ्टन रेप्लिकेट द सेम हेरारिकल कल्चर दैट ब्राह्मणिज्म हिस्टोरिकली प्रैक्टिस्ड। ये सबसे अहम बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप जब ओबीसी, और अगर आप अपना मैप देखें भारत का मोटा मोटा, तो आप देखें उत्तर भारत में यादव और कुर्मी मुख्य रूप से, और भी हैं, पूर्वी भारत में महतो और कुर्मी, आप जो पश्चिम में चले जाएं तो मराठा, धनगर, माली, और साउथ में वोकालिंगा, लिंगायत, थेवर, ये बहुत मजबूत ओबीसी जातियां हैं। अब आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पर इनको भी समर्थन मिलेगा, यूनिवर्सिटी लेवल पर ये भी शिकायत कर सकेंगे, और ये कितनी घातक बात है। नहीं, बिल्कुल आपका ये सवाल और चिंता जायज है, और ये जो पुशबैक हो रहा है वो बेसिकली इसी पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि जब एससी और एसटी जब तक उसमें थे तब तक इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पुशबैक नहीं हुआ, क्योंकि ये सबको पता है कि समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ विभेद है तो वो एससी समुदाय है। बिल्कुल। अगर सबसे ज्यादा कोई पिछड़ा है तो वो एसटीज हैं। लेकिन जब इसमें ओबीसी को डाला गया इसमें, तो जैसा मैंने कहा आपको कि वो जो एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स है, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कहीं ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। राहुल गांधी लगातार ओबीसी पे पुश कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट बना चुके हैं, तो ये जो डर था उसका, इस वजह से उन्होंने इसमें ओबीसी डाला। अच्छा, सच्चाई क्या है भारतीय समाज की? मैंने जैसा पहले कहा, ओबीसी के साथ जातिगत विभेद नहीं होता है। जो विभेद इस भारतीय समाज में अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का जो एससी ने झेला है, ओबीसी उसमें नहीं आते। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि जो जातिगत विभेद या उत्पीड़न के मामले आते हैं उसमें से ज्यादातर में मैंने देखा है हाल फिलहाल कि अक्यूज्ड जो है ओबीसी होते हैं।
ओबीसी से आने वाली कास्ट का जो जातियां हैं वो होते हैं, उनके लड़के होते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट उठाए। इसमें मैं आपको एक और एक्सर्प्ट पढ़ के उठाता हूं अपनी पब्लिक के लिए कि कांचलैया व्हाई एम नॉट हिंदू में लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी हिंदू व्यवस्था ने कभी भी उत्पादक जातियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, और जब शूद्र जातियां या फिर पिछड़ी जातियां सत्ता प्राप्त कर लेती हैं तो वे अक्सर ब्राह्मणवादी मूल्यों को ही आत्मसात कर लेती हैं। मतलब वो अल्टीमेटली वही करना शुरू कर देती हैं। और जो आपने बात बताई ना विश्व दीपक, एक केस स्टडी है, मैं अपनी पब्लिक के लिए बताना चाहता हूं, अपने सुनने वालों के लिए, कि 2022 के एक एनालिसिस है, उसमें 50 केस स्टडीज ली गई, सेक्सुअल वायलेंस से संबंधित थी अगेंस्ट दलित वुमेन। उसमें ये पता चला कि जो ज्यादातर अपराधी थे जिन्होंने ये क्राइम किया था वो यादव और अदर ओबीसी ग्रुप से आते थे, खासकर जाट, गुज्जर, बनियार और यादव से, इन सारे समुदायों से थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी डे टू डे की जो है लिव्ड रियलिटी है, मतलब हम लोग इसको देखते हैं रोज। सर्वे हो गया, अच्छी बात है, सर्वे से ये बात प्रमाणित हो गई, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हमारे आसपास की एक लिव्ड रियलिटी है, हम उसको रोज देखते हैं। हम रोज देखते हैं कि जो जो दबंगई, मारपीट या जो गुंडागर्दी करने वाले कौन से कास्ट से लोग आते हैं। तो इसमें जो मूल ऑब्जेक्शन है मुझे लगता है इस पुशबैक में, एक तो वो ये है कि इसमें ओबीसी को क्यों शामिल किया, नंबर एक। नंबर दो जो इसमें यह है कि इसमें है कि आप इसमें पहले जो SC/ST एक्ट था उसमें यह था कि अगर आपकी शिकायत गलत पाई गई तो आपको जुर्माना होगा या आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई होगी। इसमें यह प्रावधान को हटा दिया गया है, नंबर दो। और तीसरा जो पुशबैक का कारण है वो ये है कि इसमें से आप कोई, जैसे मान लीजिए कि आपके खिलाफ अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं इस चीज को, और ये भी एक सच्चाई है आज के दौर की, जेएनयू की दीवारों पे ब्राह्मणवाद नहीं बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ उनके जनसंहार और मारने के नारे लिखे गए थे जेएनयू में, अशोका यूनिवर्सिटी में से नारे लगाए गए। और ये जो हेट्रेड है, पॉलिटिकल हेट्रेड है, ये बहुत गहराई धसी हुई है। कल्पना कीजिए कि कल को आपके खिलाफ कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा, मान लीजिए कि ऐसा विभेद महसूस करते हैं आप, और आप शिकायत करते हैं, तो आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंपली बिकॉज यू कम फ्रॉम अपर कास्ट, एन अपर कास्ट। तो ये एक इसकी तीसरी जो इसके पुशबैक का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इसमें शिकायत कर ही नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से आप स्वीपिंग राइट्स दे रहे हैं, इस समाज का जो 70-80% जो चंक है, आप उसको स्वीपिंग राइट दे रहे हैं कि वो एक तरफा मनमाने तरीके से इसमें काम करेगा। अब इसमें जो टकराहट है वो, उसको मैं इस रूप में देखता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, जैसे मैंने कहा पहले से ही कि ओबीसी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही डोमिनेट करने लगी है आजकल। भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम लीडरशिप अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग ओबीसी समुदायों से आते हैं। और निश्चित रूप से जब कोई समुदाय इतना एम्पावर होता है, किसी सत्ता में रहता है लंबे समय तक, तो वो अपने आसपास वैसा ही इकोसिस्टम तैयार करता है। इसकी वजह से भी जो इनका जो एक मेन सपोर्ट बेस था वो मतलब जिसको सवर्ण सपोर्ट बेस कहते हैं, वो थोड़ा सा उसके अंदर एक बेचैनी है। पर विश्व दीपक, अगर ब्राह्मण सपोर्ट उनसे चला भी जाए और ओबीसी उनके पास और स्थायी हो जाए तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है? सत्ता में तो फिर भी बने रहेंगे। बिल्कुल, यही तो उनका कैलकुलेशन है। उनका कैलकुलेशन यही है कि आप हमारे साथ रहें चाहे न रहें, आप फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र क्या है? चुनाव क्या है? चुनाव अंततः संख्या बल का मुकाबला है। और इसीलिए नारा बना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल। तो जमहूरियत में, लोकतंत्र का आखिरी बात यही है कि जिसके पास जितनी संख्या है उतनी उसकी ताकत होगी। तो भाई इस देश में सबसे बड़ा चंक है ओबीसी। ओबीसी जिसके साथ है वो सरकार बनाएगा। ऑल्दो ये बात सही है कि ओबीसी कोई एक ऑर्गेनिक, एक यूनिफाइड, एक वन एंटिटी नहीं है। उसके अंदर ही बहुत तरह के विभाजन है। बहुत सारी जातियां जो एक राज्य में ओबीसी हैं, अन्य राज्यों में ओबीसी नहीं है। तो उनका स्वभाव और उनकी पॉलिटिक्स भी राज्य के हिसाब से बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि बघेल है, बघेल मध्य प्रदेश में ठाकुर माने जाते हैं और वो ओबीसी नहीं है, जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। लेकिन वही बघेल जब आपके छत्तीसगढ़ में जाते हैं तब वो ओबीसी हो जाते हैं, तो वहां वो दूसरी तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना है, जिसमें से कि कोई एक इसका एक तरीके से आप इसको नहीं समझ सकते। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जहां हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे समाज में विभाजन है, उसको एड्रेस करना चाहिए। विभेद है, विभेद करने की प्रवृत्तियां, उसको एड्रेस करना चाहिए। वही दूसरी ओर यह भी देखना चाहिए कि इसके पॉलिटिकल मोटिव क्या है। तो पॉलिटिकल मोटिव मुझे यही लगता है जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो ये है
कि आप हम एक बड़ा चंक हम कंसोलिडेट करेंगे इसके बहाने, और बाकी फिर आप हमारे साथ बने रहिए या मत बने रहिए, आपकी चॉइस है। बिल्कुल। और मुझे लगता है वो जातिगत जनगणना, चूंकि अब लगभग साफ हो चुका है कि वो जातिगत जनगणना शायद ना ही करवाएं, चूंकि जिस तरीके का फॉर्म आया है उस तरीके से ये मालूम चल रहा है कि शायद वो जातिगत जनगणना ना ही करवाएंगे, लेकिन ये सब करवा के मतलब ध्यान भटका देंगे और इसके बाद आप उसी में अटक रह जाएंगे। अच्छा, आप देखिए कि जो मतलब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है ना कि ना मुझे, ना आपको, ना किसी और भी व्यक्ति को जिसको लोग तथाकथित रूप से सवर्ण बोलते हैं या जनरल बोलते हैं, उनमें से किसी को इस बात से आपत्ति नहीं है कि महिलाओं को लेकर के प्रोटेक्शन मिले, एससी को प्रोटेक्शन मिले, एसटी को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन और ओबीसी को प्रोटेक्शन लेकर भी लोग जो है बहुत नाराज नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ओबीसी, इस ओबीसी चंक में सभी आ गए, यादव भी आ गए, कुर्मी भी आ गए, जाट भी आ गए, मराठा भी आ गए, थेवर भी आ गए, वोकलिंग, लिंगायत, सब कुछ आ गया। आपका सीएम बन रहा है, आपके मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त हैं, फिर भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अगर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए तो उन जातियों को मिलना चाहिए जिनके खिलाफ अपराध ज्यादा हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, या फिर नॉर्मली एनसीआरबी का आप आंकड़ा निकलवाइए, या तो फिर जाति आधारित आंकड़े हों कि किस जाति के खिलाफ कितना अपराध हुआ है, उस जाति को प्रोटेक्शन दे दीजिए। लेकिन आप अगर ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देंगे तो उससे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाएगा। कहा बिल्कुल जाता है यही बात है। बिल्कुल विश्व में जी। कहा जाता है कि जो तमिलनाडु की थेवर जाति है, जो कि एक मजबूत ओबीसी जाति है, वो दलितों को अपना स्लेव बना के रखती है। बिल्कुल लगती है। ये हालत है। तो और सबसे सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जो अपने आप को तमाम क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं, खासतौर से जो जाति के विषय पर लिखते हैं, आप अक्सर पाएंगे कि वो डीएमके मॉडल, तमिलनाडु के मॉडल की बड़ी तारीफ करते हैं। अक्सर आप देखेंगे उनकी तारीफों की, पुल बांधते हैं, पेरियार रामास्वामी की बड़ी तारीफ करते हैं वो। लेकिन ये जो आपने कहा थेवर जाति का, ये बात सबको मालूम है, इसके बारे में वो जिक्र तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे उसका जिक्र करेंगे, इससे उनकी जो ये पूरी थियोरी है वो पूरी भरभरा करके गिर जाएगी। तो मैंने, और ये सच्चाई है, डे टू डे की बात ये है कि आप देखिए कि जो एससी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपहरण, हत्याएं, रेप, बलात्कार, लिंचिंग हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कौन करता है? इनसे कौन लोग शामिल हैं? वो जिनको पास इस बात का भी, असल में उनको भी इस बात का पता है ना कि हमारे पास संख्या है, आबादी है, हम 100 लोग थाने पर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। जो जिनके पास ये हैसियत है कि वो 100-200 लोग, 500 लोग थाने पर चढ़ जाएंगे, एमएलए गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, ये वो लोग करते हैं। तो इसमें ये मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना ही इसका मकसद है, जो कि मुझे लगता नहीं है, तो इसको, इसमें थोड़ी सी रिफॉर्म की जरूरत है। और ये जो पुश बैक हो रहा है, इसमें कुछ बातें इनकी जायज हैं, मतलब बिल्कुल तार्किक बातें हैं, इसमें से कोई इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जो कंसर्न वो लोग रेज कर रहे हैं, आने वाले समय में आप भारत का जो शिक्षण संस्थान है, वैसे भी दुनिया में उनकी कोई स्थिति, कोई हैसियत है नहीं। वो 500-600 नंबर पे आते होंगे, 200 नंबर पे भी आ जाए तो बहुत है, मुझे नहीं मालूम, कोई हो सकता आता होगा आईआईटी और टीसीएस से कोई आ जाता होगा। उनकी जो स्थितियां हैं बहुत खराब हैं। इस पे बस इतनी ही बातचीत की जा सकती थी। इस बात को एड्रेस करना जरूरी था कि आखिरकार सभी ओबीसीज को ब्लैंकेट रूप से इस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाना जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, इसका एकमात्र कारण है, आप इसमें लिख लीजिए, एकमात्र कारण इसके पीछे राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी के बारे में बात करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जैसे ही कांग्रेस ने पिच तैयार की संविधान सम्मेलन की, वैसे ही बीजेपी ने ओबीसी को डाल दिया बिल्कुल प्राइमरी रूट पे, जहां पे जड़ है, जड़ में ही ओबीसी को डाल दिया। टॉप में तो वो है ही, पॉलिटिक्स में तो वो है ही। वो उनका एक, मैं उनको एक प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पे भी इसको देखता हूँ कि ये इस प्रेशर में, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति कह सकते हैं, उसके दबाव में हुआ। बाकी 3 कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक उनका एक अंतरकलह है, इसमें इंटरनल फ्यूड जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाले जो थे, उसका सबसे स्ट्रांग बेस था वो जो सवर्णों का था। धीरे धीरे उसमें ओवर द इयर्स जो है उसमें मंडल जातियां और ओबीसी उसमें शामिल हुए, और आज वो एक बड़ा चंक बन चुका है। तो वहां पे जो साइड मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, वहां पे जो सवर्ण लोग, ये पुशबैक थोड़ा सा वहां से भी आ रहा है। और बाकी इसमें जो एक डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने वाली बात है, वो भी एक है कि आप इस तरीके से ब्लैंकेट जो है हमें अलग नहीं कर सकते। बेसिकली मोदी जी घबरा गए, मतलब राहुल गांधी के जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है
कास्ट को लेकर के, ओबीसी को लेकर निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे सामाजिक देखता न्याय को लेकर कहना चाहिए, सामाजिक न्याय बिल्कुल को लेकर वो उससे उनमें बिल्कुल घबराहट आ गई, उन्हें उनके पास कोई औजार नहीं समझ में आया तो उन्होंने यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। काफी इसमें शोर शराबा है, जो मतलब चंद्रशेखर टाइप के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको रोल इन किया गया, वापस लिया गया, तो फिर हम इसके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। लक्ष्मण यादव जैसे ये लोगों को ये याद आ रहा है कि इतने सालों बाद भी वो सक्षम है, सशक्त हैं, सब कुछ है। इसके बाद उनको याद आ रहा है कि जब उन्होंने पीएचडी की थी तो एक किसी ब्राह्मण जो है शिक्षक ने उनको क्या खराब बोला था, इस आधार पर इसको लिया जाना चाहिए। तमाम लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के ये सामने आ रहे नॉनसेंस हैं। देखिए, अगर आप पूरे यूनिवर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत ही नॉनसेंस एलिमेंट्स हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ये सरकार के लिए भी और विरोध करने वालों के लिए भी कैश 2020 सिचुएशन है। आप इसको आपने बना तो दिया, लेकिन अब इसको रोल बैक करना आपके लिए आसान नहीं है और रोलिंग करना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तबका आपका सबसे स्ट्रांग लॉयल बेस रहा है देश में, जनमत तैयार करने वाला बेसिकली जो तबका है वो सवर्ण तबका है। उसी को आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। इकोनॉमिक प्रिज्म से आप देखेंगे, आर्थिक नजरिए से, तो वो आपको मध्य वर्ग नजर आएगा, वही मध्य वर्ग है। उसी ने मोदी के लिए माहौल बनाया और उनको महामानव और अमृतकाल लगाया। अब वो अब लेकिन पॉलिटिकल पावर उसके पास है नहीं, तो वो बेचैन है। उधर से राहुल गांधी ने बिल्कुल एकदम अपनी स्क्रू टाइट करना शुरू किया कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी, तो इससे भी उनको लगा कि अरे यार ये तो ओबीसी कहीं उधर ना चला जाए। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा उनके लिए हड्डी है, गले की हड्डी जिसको कहते हैं, कि ना उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते। अब देखिए क्या इसमें रास्ता निकालते हैं वो लोग। मेरे ख्याल से वो वेट एंड वॉच का तरीका अपनाएंगे। ठीक है, ठीक है विश्वदीप, ठीक है, थैंक यू। ओके।